गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज द फास्ट ट्रैक बैच, फुली अमेंडेड बैच। माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम हमने रखा है फॉर्मूला 50 बैच। व्हाई फॉर्मूला 50? बिकॉज all the formulas, all the concepts and all the topics of indirect tax for CA final are covered in just around 50 hours. That's why we have named this batch as Formula 50 batch. This is a fast track batch, friends. दोस्तों, in this batch we are going to cover all the topics of indirect tax, which is covering GST as well as customs, which are applicable for your syllabus. Okay, my dear friends, शुरू करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम जीएसटी की एंड देन वी विल कवर कस्टम्स। ओके सर, इस बैच के अंदर आपको बताता हूं मैं, इस बैच के अंदर हमने जो हमारी मेन बुक है, आपको 6 बुक्स मिलेगी, 3 मेन बुक, 2 क्वेश्चनर एंड 1 समरी बुक। जो 3 मेन बुक है अपनी, इसके जो चैप्टर्स है, जो जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हम इस बैच के साथ आपको देने वाले हैं। प्लस क्वेश्चनर जो प्रैक्टिस के लिए होता है, जिसमें आईसीआई के एग्जाम्स क्वेश्चन होते हैं, आरटीपी, एमटीपीज, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एंड बहुत सारे अदर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी हम कई सारे जो इंपॉर्टेंट और बड़े क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, वो सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन लेक्चर। ओके, और वो सारे आंसर्स भी अमेंडेड आंसर्स हैं आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस बैच के अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे टॉपिक्स, इंक्लूडिंग प्रोसीजरल पार्ट हो, अपील्स वगैरह हो, सारे हम कवर करेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कवर करेंगे, प्लस हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो जीएसटी और कस्टम्स के हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम क्या, जीएसटी। शुरुआत करेंगे जीएसटी से। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जीएसटी जैसे ही दिमाग में आता है आपके, सबसे पहले माइंड में आता है कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में। जीएसटी एप्लीकेबल हुआ हिंदुस्तान के अंदर 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से। जो सपना था गवर्नमेंट का, देश के लोगों का कई सालों से, कि हिंदुस्तान में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और वो हो गया 1 जुलाई 2017 से। अब 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी मर्ज हुआ, तो कौन कौन से टैक्सेस उसमें सब्स्यूम हुए, कौन कौन से टैक्सेस उसमें मर्ज हुए, देखिए आपको मैं बताता हूं पहले कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये टैक्सेस मर्ज क्यों किए, जीएसटी क्यों आया एंड हाउ इट इंप्लीमेंटेड। ओके फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। सर, जीएसटी में ध्यान रखिएगा, जितने भी गुड्स और सर्विसेज के टैक्सेस है, जो कई सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था, कई सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था, वो सब यहां मर्ज हुए, जो हम बात करने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले बात कर लेता हूं, इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डुअल गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम है, डुअल मॉडल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान में 2 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अपने रोल्स है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने अपने रोल्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मनी रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी है उन सबको भी मनी, पैसा रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिस्टम डेवलप किया है और रेवेन्यूज को डिवाइड किया हुआ है टैक्सेशन के थ्रू। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज के टैक्सेस जो जो मर्ज हुए जीएसटी में, उसकी लिस्ट आपके सामने देखिए। सेंट्रल लेवीज जो सब्सिडी हुई है, जो मर्ज हुई है जीएसटी के अंदर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मेजर टैक्स एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जितनी भी थी वो। देन सर्विस टैक्स, अगेन मेजर रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, सीवीडी काउंटर बिलिंग ड्यूटी जो कस्टम्स के अंदर लगती थी, एंड स्पेशल सीवीडी जो 4% हुआ करता था वेट को इक्वलाइज करने के लिए। दीज आर ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है, काउंटर बिलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर बिलिंग ड्यूटी ये मर्ज हुआ है। बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स मर्ज नहीं हुआ है। कस्टम्स ड्यूटी अभी भी चार्ज होती है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, देन सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर लगता था। देन सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए बच्चों, देखिए ध्यान से। स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस insofar as they relate to supply of goods and services, then
एंटरटेनमेंट टैक्स, मजे मारो पर टैक्स दो। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज व्हिच वर लेविड बाय लोकल बॉडीज, क्योंकि लोकल बॉडीज के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स, फॉर एग्जांपल मूवी देखने जाते थे पहले हम जुलाई 2017 से पहले, तो टिकट, मूवी टिकट पे लगता था क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो एंटरटेनमेंट वर्ड सुनते ही दिमाग में कौन आती है सर, एंटरटेनमेंट। ओके, वो टैक्सेस भी मर्ज हो गए हैं। देन टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ओके, एंट्री टैक्स ऑफ ऑल फॉर्म्स, देन परचेज टैक्स, वेट और सेल्स टैक्स जो एक मेजर टैक्स था स्टेट गवर्नमेंट का, क्लियर, वैल्यूएडेड टैक्स और सेल्स टैक्स, देन लग्जरी टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स। ये सब टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के थे ये भी मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। ओके दोस्तों, ये सब टैक्सेस जो जीएसटी में मर्ज हुए, लगभग ये 17 टैक्सेस है, 17 टैक्सेस है जो मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर टू फ्रेम अ सिंगल लॉ। नाम है क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो तो पूरे इंडिया में एक ही एक्ट थे, एक ही कानून के थ्रू सर टैक्स लगते थे, भले वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो, भले वो सर्विस टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट 1994 हो, पर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस है ये हर स्टेट वाइज टैक्सेस अलग अलग हुआ करते थे। तो अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो टैक्सेशन भी वहां के चेंज होते थे। वेट का रेट, रेट ऑफ टैक्स कौन सा, वैल्यूएडेड टैक्स, सेल्स टैक्स की रेट हर स्टेट में अलग अलग गुड्स पे अलग अलग हुआ करती थी। तो अगर कोई गुड्स आप मध्य प्रदेश से परचेज कर रहे हो तो हो सकता है वेट की रेट अलग हो, और कोई गुड्स अगर आप गुजरात से परचेज कर रहे हो उस पर रेट ऑफ वेट हो सकता है अलग हो। क्लियर, ऐसा पहले हुआ करता था क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का पावर था अपने अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करने का। पर सपना देखा गवर्नमेंट ने कि क्यों ना हम वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट लॉन्च कर दे, और वो सपना पूरा होगा थ्रू जीएसटी। अब सर उस सपने को पूरे करने के लिए कई सारे एफर्ट्स करने। अब सर आखिर तकलीफ क्या थी पुराने सिस्टम में जो नया टैक्स लेके आया, नया सिस्टम जीएसटी की जरूरत क्यों थी, व्हाई द नीड ऑफ जीएसटी वाज देयर। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हम एक ब्रॉड जो मेजर टैक्सेस थे उसकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइज सर्विस टैक्स, excise and service tax both for the revenue of central government. Excise duty was charged on manufacture of goods, service tax was charged on services being provided. इन पर जो टैक्स लगता था वो रेवेन्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेल ऑफ गुड्स, द टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स वाज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। वेट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, मैं इनका एग्जांपल लेता हूं बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं मैन्युफैक्चरर का, उससे आपको समझ में आएगा कि पुराने लॉ में क्या तकलीफ थी। क्लियर, जिसकी वजह से नया एक्ट आया। अच्छा, ये सब बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मैं जीएसटी पूरा कनेक्ट करूंगा। ओके सर, व्हाई द प्रोविजंस ऑफ, व्हाई द एक्ट ऑफ जीएसटी वाज रिक्वायर्ड, व्हाट वाज द नीड ऑफ द आवर सो दैट जीएसटी वाज रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो पॉइंट इज दैट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैन्युफैक्चरर का। सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ इधर, मैं आपके सामने लेके आता हूं बेटा, देखिए ध्यान से। आई एम अ मैन्युफैक्चरर। अब अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं कोई भी गुड्स को, मैंने इनपुट परचेज किए, इनपुट परचेज किया सपोज 100 में, ये मैंने परचेज इनवॉइस दे रखा आपको, माय परचेज। ओके, और ये हमारा है सेल्स। ओके बच्चों, ओके, मैंने परचेज किया इनपुट्स 100 में, मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, उस पर 10% वाज द एक्साइज की रेट, एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया उन्होंने 10%, टोटल कम्स टू 110। Clear, since he was the manufacturer, उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज लगाया। नाउ सिंस दैट सप्लायर इज सेलिंग द गुड्स टू मी, दैट्स व्हाई सेल्स टैक्स व्हिच इज कॉल्ड वेट वाज लेविड। सपोज द रेट ऑफ टैक्स वाज 4%, द रेट ऑफ टैक्स इज, भले वो एक्साइज का हो या वेट का हो, ये मैंने अज्यूम किया है 10% 4%, जस्ट रेट लिया है एग्जांपल बनाने। ओके, रेट ऑफ वेट सपोज 4% था, अब 4% लगता था पूरे 110 पर, 110 वाज द सेल प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज, उस पे लगेगा वेट 4%, 4.4, टोटल कम्स टू 114.4। ये मेरा परचेज बिल हो गया पूरा सा। अब सिंस मैं सेल करने वाला हूं कोई गुड्स बना के, आई एम ऑल्सो मैन्युफैक्चरर। क्लियर, मैंने इनपुट परचेज किए, प्रोसेस करूंगा, आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा, और आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर करके उनको सेल करूंगा। जब मैं सेल करूंगा तो अगेन
मेरे को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। कौन कौन से टैक्सेस? सिंस आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो मुझे एक्साइज भी पे करना पड़ेगा, प्लस जब मैं सेल करूंगा तो स्टेट गवर्नमेंट को वेट भी पे करना पड़ेगा। तो सिंस मेरी सेल पे एक्साइज भी लगने वाला है और वेट भी लगने वाला है, अब मैंने जब इनपुट परचेज किए उसमें मैंने एक्साइज भी पे किया और वेट भी पे किया। अब सिंस मेरे सेल पर एक्साइज लग रहा है, परचेज पे एक्साइज पे किया, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट सेनवेट क्रेडिट अलाउ करती थी। कितना? जो भी मैंने पे किया है परचेज पर, जो था ₹10, तो आई हैव पेड ₹10 ऑन परचेज, क्लियर, एक्साइज ड्यूटी, उसका मैं सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लूंगा, ले लूंगा, सेनवेट क्रेडिट टेकन, ओके। प्लस मैंने 4.4 पे किया है वेट, जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है, उसका मैं वेट क्रेडिट ले लूंगा साहब। मैंने वेट क्रेडिट अवेल कर लिया 4.4 का, ओके। सर आउट ऑफ 114.4 जो मेरी टोटल परचेज प्राइस थी, उसमें से मैंने 10 का सेनवेट क्रेडिट ले लिया, 4 का वेट क्रेडिट ले लिया, तो मेरी कॉस्ट हो गई कितनी? 100, ओके। अब मैं अपना जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो ऐड करूंगा, मेरे एक्सपेंसेस, मेरे मार्जिन, वो मैंने ऐड किया, उसको बोलते हैं क्या? वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन वाज ₹40, so my total sale price came to ₹140, so my output goods or services, the value of output goods is ₹140। अब मैं जब इनको सेल करूंगा तो अगेन क्या लगेगा? एक्साइज, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चर किया है, तो 10% सपोज इज द रेट ऑफ टैक्स, 14 is the excise, 154। Now on that 154, since I am selling the goods, so I will have to charge weight on those goods. Suppose rate is 4%, it comes to 616, total price comes to 160.16। Now this is my sale invoice, ये मैंने इनवॉइस रेज किया कस्टमर पर। मैं बात कर रहा हूं प्री जीएसटी रिजीम की। अब सर मैं कस्टमर से 160.16 लूंगा, इसमें से 14 क्या है बच्चों? एक्साइज, क्लियर। अब 14 एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको पे करूंगा भाइयों? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा, क्लियर। 6.16 इज द वेट रेवेन्यू, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैंने जो वेट कलेक्ट किया कस्टमर से, किसको पे करूंगा? स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में मैं हूं, क्लियर। अब जब मैं पे करूंगा इन टैक्सेस को, तो कैसे पे करूंगा वो देखिए ध्यान से। आप जब मैं एक्साइज पे करने जाऊंगा, 14 रुपी का सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि सिंस मैंने परचेज पे 10 रुपी टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, क्लियर, उसका बेनिफिट, उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। जो क्रेडिट मैंने 10 का लिया है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा। यहां पर मैंने 10 का क्रेडिट यूज कर लिया और बैलेंस 4 रुपी पे कर दिया, क्लियर। तो इन ऑल गवर्नमेंट को 14 रुपी मिल गया। कैसे? 10 मैंने परचेज पे किया था और 4 मैंने अभी पे कर दिया, कस्टमर से मैंने पूरा 14 ले लिया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 14 मिल गया और कस्टमर की पॉकेट से 14 चला गया, ओके। सेम इज द केस विद द वेट। वेट की रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट की, लायबिलिटी है 6.16 की, मैं कस्टमर से लिया 6.16, इसमें से 4.4 का मेरे पास वेट क्रेडिट था जो मैंने परचेज पे टैक्स पे किया था उसका, क्लियर, दैट आई यूटिलाइज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ वेट ऑन माय सेल्स, क्लियर। 4.4 का वेट क्रेडिट मैंने यूज कर लिया, परचेज किया था जब मैंने क्रेडिट अवेल किया था, अभी मैंने क्रेडिट यूज कर लिया है। नाउ रिमेनिंग 1.76 मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को, क्लियर। दिस इज हाउ फंडा वाज रनिंग। तो अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स कितने में पड़ा बेटा? अल्टीमेटली द कस्टमर गॉट द गुड्स for rupees 160.16. This is how the chain of Senvet and weight was running. Okay, okay. One more point I want to add here, sir. The point is that can I utilize the credit of weight for payment of excise liability? No. Why? Because I have paid weight to the state government. अब स्टेट को अगर वेट पे किया है, देन हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अलाउ द क्रेडिट, क्लियर। सेम इज द केस विद द सेनवेट क्रेडिट। सेनवेट क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, क्लियर। सो टू पे द लायबिलिटी ऑफ एक्साइज I can utilize the Senvet credit but not VAT credit, and to pay the liability of VAT I can utilize VAT credit but not the Senvet credit, okay. So you know reason is simple, revenues डिवाइडेड है, रेवेन्यू जिसको मिला है वही गवर्नमेंट क्रेडिट देगी ना भाई, क्लियर, ओके। सर पर उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, एक फंडामेंटल की बात करें। देखो फ्रेंड्स,
मुझे पता है कि एक्साइज वेट सर्विस टैक्स एटसेट्रा आर नॉट एप्लीकेबल नाउ, बट यस अगर आपको ये रिदम समझ में आया, अगर आपको ये थीम समझ में आया, तो सैनवेट क्रेडिट और वेट क्रेडिट ही बनने वाले हैं क्या, जीएसटी क्रेडिट और एसजीएसटी क्रेडिट। क्रेडिट का फंडा समझिए, यहाँ पे कुछ हर्डल्स थी, वो हर्डल को रिमूव करने के लिए जीएसटी आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हर्डल समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, चीज पड़ेगी। ओके सर, मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट ये है, बताओ ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्वेश्चन क्या है, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। शायद आपको ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, जितने भी लेक्चर्स में लेता हूं सबसे पहले लेक्चर में बात करता हूं कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फंडामेंटल जो हमने क्रिएट किया है सो दैट बच्चे समझ पाए कॉन्सेप्ट क्या है क्रेडिट का। क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करनी है, मतलब फंडामेंटल्स तो आने चाहिए। फंडामेंटल ऑफ सैनवेट क्रेडिट, फंडामेंटल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर बहुत सारे लोग सोचते हैं परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता है। नो नो नो, दैट इज नॉट द सिंगल रीजन, देयर आर वन मोर रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई द क्रेडिट ऑफ ₹10 इज अलाउड। सर सुनिएगा ध्यान से, जो मैं लाइन बोलने वाला हूं वो परफेक्शन से बोलूंगा, बिकॉज फॉर सीए फाइनेंस गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज। ओके सर देखिए ध्यान से आप लोग, सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, सेल प्राइस। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है यार, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। अगर ये 10 का क्रेडिट नहीं मिलता, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता। ये हमारी कॉस्ट का पार्ट अगर बनता, तो जब हम सेल प्राइस निकालते तो सेल प्राइस में वो एक्साइज भी जुड़ा होता, और जब हम सेल प्राइस पे एक्साइज लगाते तो एक्साइज पे भी एक्साइज लग जाता, विच वॉज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। और ये 100 रुपीज आपको दिख रहा है प्राइस परचेज का, इस पे हमने एक बार टैक्स पे कर दिया। अगर हमें क्रेडिट नहीं मिलता, फिर बाद में जब हम सेल पे टैक्स लगाते तो अगेन पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। अब उस पर अगर वापस से टैक्स लगता तो वो मल्टीपल टैक्सेशन कहलाता। तो हमें परचेज में जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट दे दिया गवर्नमेंट ने, सो दैट मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो। सर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि जस्ट इमेजिन दोस्तों, ये दिल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिमाग से दिल तक नहीं पहुंचा है तो चीजें याद करनी पड़ेगी। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अगर चीजें दिल तक पहुंचती है तो टॉपिक्स अपने आप खत्म होता है, अपने आप रिवाइज होता है, आपको याद करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालते, आंसर्स ऑटोमेटिक। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक व्हाई द क्रेडिट 10 इज अलाउड। सर क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, जस्ट इमेजिन। सर मैं ये स्लाइड हटा रहा हूं, आप केवल इमेजिन करिए। एक्साइज की बात कर रहा हूं मैं आपसे भी, क्रेडिट ऑफ एक्साइज ऑफ ₹10 क्यों अलाउ हुआ, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर क्लियर। ओके ओके सर, क्योंकि टैक्स पूरी सेल प्राइस पे लग रहा है, इट मींस अगर आपके आउटपुट पर, अगर आप जो सेल कर रहे हो उस पर अगर एक्साइज नहीं है, अगर उस पर टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है या टैक्स लगता ही नहीं है, तो क्या परचेज पे जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा। क्यों कि केवल परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। टैक्स पूरे 140 पे लग रहा है, सेल प्राइस विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है, तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, बताइए आखिर 4.4 का वेट क्रेडिट की आंसर दिमाग में क्या रहा है। सर सेम आंसर, अरे मुझे सेम आंसर मुझे पता है, सेम आंसर योर साइड।
ओके, क्योंकि मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है। सेल पर जो टैक्स लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। इट मींस आपने देखा हो तो सेनवेट हो या वेट हो, सेनवेट हो या वेट हो, कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली सेम, कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली सेम, नो डिफरेंस। केवल टैक्स चेंज हो रहा है क्योंकि वहां पे एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। केवल गवर्नमेंट चेंज है, इस वजह से दोनों का क्रेडिट अलग अलग चल रहा है, अदरवाइज एब्सोल्युटली सेम इज द फंडामेंटल। ओके, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, अगर मेरी सेल पर वेट नहीं लग रहा है तो क्या मुझे वेट का क्रेडिट मिलेगा? नो। ओके सर, एक और बात, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, बोथ वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए अगर आपने परचेज पर सर्विस टैक्स पे किया या एक्साइज पे किया, दोनों का क्या मिलता था? सेनवेट क्रेडिट। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट भी एक ही है, डिपार्टमेंट भी एक ही था, इसलिए डिपार्टमेंट ने अलाउ किया हुआ था। क्या आपने परचेज पर, आपने गुड्स परचेज किए होंगे तो इस पे एक्साइज पे किया होगा, आपने सर्विसेज परचेज करी होगी अपने बिजनेस के लिए इनपुट सर्विस, तो आपने सर्विस टैक्स पे किया होगा। ये दोनों टैक्सेस का आपको सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपके सेल पर एक्साइज लग रहा हो या सर्विस टैक्स लग रहा हो। इट मींस अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने कुछ गुड्स परचेज की, उस पर एक्साइज पे किया, या मैंने कुछ सर्विसेज परचेज करी, उस पर सर्विस टैक्स पे किया, मुझे दोनों का सेनवेट क्रेडिट मिलने वाला है टू पे द लायबिलिटी ऑन सेल्स ऑन एक्साइज। क्लियर? ओके। सेकंड, इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मेरी सेल पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। अब मैंने परचेज पे भले ही एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, मुझे दोनों को क्या मिल जाएगा? सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो मतलब सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, दोनों का नाम अलग था, टैक्सेज एक्साइज गुड्स पे लग रहा था, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लग रहा था, पर दोनों का थीम एक ही था एंड दोनों का क्रेडिट आपस में यूज कर सकते हो। पर वेट और सेनवेट आपस में काम नहीं आएगा क्योंकि वेट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेनवेट एक्साइज एंड सर्विस टैक्स वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? डन। ओके सर, यहां तक आपको क्लियर है कि आखिर क्रेडिट्स क्यों मिल रहे हैं एंड कैसे मिल रहे हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन पूछ लेता मैं आपसे बेटा, बात कर लेता मैं आपसे। आप मुझे बताइए, अगर इफ सेल पर, मेरा आउटपुट पर एक्साइज भी लग रहा है, वेट भी लग रहा है, तो मुझे एक्साइज का भी क्रेडिट मिलेगा और मुझे वेट का भी क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? सर्विस टैक्स भी मिलेगा क्रेडिट, क्योंकि एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, दोनों को क्रेडिट मिलता है अगर सेल पे एक्साइज लग रहा है। ओके डन। सेकंड केस, अगर मेरी सेल पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, ना एक्साइज लग रहा है, ना सर्विस टैक्स लग रहा है, नहीं वेट लग रहा, तो मैंने परचेज पे भले एक्साइज पे किया हो, सर्विस टैक्स पे किया हो या वेट पे किया हो, मुझे किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड केस, मान लो अगर मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा, तो आप मुझे बताइए मुझे सेनवेट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेनवेट क्रेडिट तो मुझे मिल जाएगा, सेनवेट क्रेडिट तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है। क्लियर? पर अगर मेरी सेल पे वेट नहीं लग रहा तो मुझे वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो भी मैंने परचेज पे वेट किया होगा, वेट पे किया होगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड केस, फोर्थ केस, अगर मेरी सेल पे वेट लग रहा है पर एक्साइज नहीं लग रहा, सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, तो मैंने परचेज पे अगर वेट पे किया है तो वेट का तो क्रेडिट मिल जाएगा, पर मुझे सर्विस टैक्स और एक्साइज का कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? ओके लास्ट केस, अगर मेरी सेल पे सर्विस टैक्स लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा, तो मुझे सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा एक्साइज और सर्विस टैक्स का, पर वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब आपको ये कंफर्म चीज समझ में आ गई, सर परचेज पे टैक्स पे किया है, केवल उस वजह से क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट क्यों मिलता है? आपको थीम पूरा क्लियर? ओके अब सर मैं अगली स्टेप पे बढ़ रहा हूं कि आखिर तकलीफ क्या थी पुराने लॉ में जिसकी वजह से जीएसटी
सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर पर जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचता था तो उसकी सेल्स पर एक्साइज भी लगता था और वेट भी लगता था, इसलिए उसने परचेज पे सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया उसका सेटलमेंट क्रेडिट मिलता था, और परचेज पे अगर वेट पे किया तो वेट का क्रेडिट भी मिलता था, वहां कोई तकलीफ नहीं थी। सेकंड केस, इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर बॉस, इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, मैं सर्विसेज सप्लाई करता हूं, सर्विसेज सप्लाई करने पर लगता है क्या सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे कोई वेट नहीं लगता था। अब आप मुझे बताओ, मैंने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ इनपुट परचेज किए, इनपुट सर्विस परचेज किए, कैपिटल गुड्स परचेज किए, अब आप ही बताइए मुझे, मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया होगा, सर्विस टैक्स पे किया होगा, उसका मुझे सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, पर अगर मैंने परचेज पे वेट पे किया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, क्या मेरे को उसका कोई क्रेडिट मिलने वाला है? नो। क्यों नहीं? रीजन इज सिंपल, मेरी सेल पे कोई वेट नहीं लग रहा, मेरी सेल पे केवल क्या लग रहा है सर्विस टैक्स। तो जो भी परचेज ऑफ इनपुट्स या कैपिटल गुड्स में करूंगा जिसपे मैंने वेट पे किया है वो पूरा का पूरा मेरी कॉस्ट में ऐड होने वाला है, उसका मुझे 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये दुख होने लग गया, ये दुख था पुराने लोगों में। और स्पेशल दुख और सुनेगा, गवर्नमेंट ने कहा भैया तुमको एक्साइज पे किया तो उसका सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आई एम अ सर्विस सप्लायर, सर्विसेज दे रहा हूं बेटा मैंने वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए कैमरा परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, साहब ये स्टूडियो लाइट्स परचेज करी, सिस्टम परचेज किए, बहुत सारे गुड्स परचेज किए, जब जीएसटी नहीं था उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने परचेज किए होंगे। अब आप मुझे बताओ, उस पर अगर वेट पे किया क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्साइज पे किया तो क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि मेरी सेल पे क्या लगने वाला है सर्विस टैक्स। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, मेरे परचेज पर मैंने अगर एक्साइज पे किया उसका मुझे सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, पर मेरे परचेज बिल पे एक्साइज लिखा होगा तो मिलेगा ना भाई। अगर मेरे परचेज इनवॉइस पे एक्साइज ड्यूटी लिखा ही नहीं है तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? नहीं। परचेज बिल शुड हैव इंडिकेशन ऑफ लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी, तभी क्रेडिट मिलेगा। परचेज पे अगर एक्साइज लगा ही नहीं तो क्रेडिट की बात आएगी नहीं। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, एक्साइज का इनवॉइस अगर चाहिए, इनवॉइस पे अगर एक्साइज लिखा हुआ चाहिए तो किससे परचेज करना पड़ेगा? जो एक्साइज लेवी करता हूं। एक्साइज कौन लगाता भैया? मैन्युफैक्चरर। मतलब अगर मुझे लैपटॉप परचेज करना है, टैबलेट परचेज करना है, मुझे कैमरा परचेज करना है, और मुझे अगर उस पर एक्साइज जो लगा हुआ है, देखो एक्साइज तो लगा है क्योंकि मैन्युफैक्चर तो हुए ही है। अब अगर उसका मुझे सैंडविच क्रेडिट चाहिए तो आई शुड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वही तो बिल पे लगाएगा क्या एक्साइज। अब आप मुझे बताइए, कैनन का कैमरा, ये स्टूडियो लाइट, लैपटॉप्स, सिस्टम्स, ये एक कैमरा खरीदने के लिए, एक लैपटॉप परचेज करने के लिए क्या मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा? आई एम इन मुंबई, साहब ये लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर का है बेंगलोर, मैं एक लैपटॉप लेने के लिए क्या बेंगलोर जाऊंगा? दो एसी परचेज करने के लिए क्या गुड़गांव जाऊंगा मैन्युफैक्चरर के पास? नॉट पॉसिबल। सर गुरुग्राम तक जाना केवल क्रेडिट के लिए, नॉट पॉसिबल। आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली, कोई भी सर्विस सप्लायर, कोई भी, आप भी अगर हो मेरी जगह तो आप ये गुड्स कहां से खरीदेंगे? आपके पास में जो नियर बाय शॉप होगी, शोरूम होगा, वहां से खरीदेंगे सर आप। अब शोरूम वाला इज अ ट्रेडर, इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर। अब इफ दैट पर्सन इज अ ट्रेडर तो वो अपनी सेल पे क्या लगाएगा? वेट लगाएगा बेटा, वो अपने सेल इनवॉइस पे एक्साइज नहीं लगा पाएगा। अब आप मुझे बताओ, उसकी परचेज बिल पर जब हम उससे परचेज करेंगे उसके बिल पे क्या लिखा हुआ है? वेट, एक्साइज नहीं है। अब सर आई एम अ सर्विस सप्लायर, मुझे सैंडविच क्रेडिट मिलता है एक्साइज का, वेट का क्रेडिट नहीं मिलता है। बिल पे क्या है? वेट। चाहिए क्या? एक्साइज। सर वेट एज इट इज मेरी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला, क्योंकि मुझे वेट का कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरी सेल पे केवल लग रहा है क्या? सर्विस टैक्स। आई एम अ सर्विस सप्लायर। तो सर जो चाहिए है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं, डोंट लिंक इट विद सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, ये हो रहा था कब? प्री जीएसटी रिजिम में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा? गवर्नमेंट ने भले ही बोल दिया कि सर्विस सप्लायर तेरे को एक्साइज का क्रेडिट दे देंगे, पर प्रैक्टिकली उसको एक्साइज की बिल बहुत रेयरली कभी
तो सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन नहीं बन पा रही थी, वहां पे हर्डल्स थे इस तरह के बहुत सारे। ये तो मैंने दुख बताया सर्विस सप्लायर का। तो प्रैक्टिकली जो भी गुड्स सर्विस सप्लायर ने परचेज किए, मेजोरिटी ऑफ द गुड्स भले ही एलिजिबल है सैंडविच क्रेडिट के लिए, पर उसको सैंडविच क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था इनवॉइसिंग की सिस्टम जो मैंने आपको बताया उस अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था प्रैक्टिकली। क्लियर? ये दुख था सर्विस सप्लायर्स को। थर्ड एग्जांपल, ट्रेडिंग इंडस्ट्री। ट्रेडर क्या करता है भैया? ट्रेडिंग करता है, परचेज करके बेचता है। परचेज करके अगर बेच रहा है तो क्या लगेगा? केवल वेट, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स पर एक्साइज नहीं लगता, वो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा। सेल ऑफ गुड्स पर सर्विस टैक्स नहीं लगता, ओनली क्या लगेगा? वेट। सो वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब उसने जब गुड्स परचेज किया होगा, मान लो मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, उस पर एक्साइज लगा सब, उसमें वेट भी लगा, वेट का तो क्रेडिट मिल जाएगा, पर जो एक्साइज लगा उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड दैट एक्साइज पोर्शन जो उसने पे किया परचेज पर, अगेन इज गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ हिज कॉस्ट। सेकंड, उस ट्रेडिंग करने वाला पर्सन, उस ट्रेडर ने मार्केटिंग सर्विसेज ली, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली, कमीशन एजेंट अपॉइंट किया, ऑडिटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, कोई भी सर्विस अगर उसने ली है, परचेज पे क्या पे किया होगा? सर्विसेज के परचेज पे सर्विस टैक्स पे किया होगा। अब सेल पे वेट लगने वाला है, सर्विस टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अगेन ट्रेडिंग करने वाले को दुख क्या है? उसने अपने बिजनेस के लिए जो भी सर्विसेज ली, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सेकंड, उसने अपने बिजनेस के लिए जितनी भी गुड्स परचेज करी उस पर अगर एक्साइज पे किया, एक्साइज तो कहीं ना कहीं लगाई भैया, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो अगेन उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही थी। क्लियर? उसको केवल वेट का क्रेडिट मिलता था, वो भी उन गुड्स का जो वो परचेज करके बेच रहा है। क्लियर? तो अल्टीमेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन हैम्पर हो रही थी, ये स्मूथ नहीं थी, इसलिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैन्युफैक्चरर का तो कोई दिक्कत, मैन्युफैक्चरर तो परचेज पे एक्साइज पे करे, सर्विस टैक्स पे करे या वेट पे करे, सबका क्रेडिट मिल रहा था। पर मैन्युफैक्चरर को भी ऑपरेशनली बहुत सारी दिक्कत थी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर भी जब कोई भी गुड्स परचेज करता था, ये जरूरी है क्या तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही परचेज कर ले? हो सकता है वो भी अपने पास वाले शोरूम से परचेज कर रहा हो, दुकान से परचेज कर रहा हो, उसने बिल पे क्या लगाया? केवल वेट लगाया। अब ऑल दोस गुड्स पे एक्साइज कहीं ना कहीं लगा है, पर सिंस उसने उस मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं किया, तो अगेन उसका एक्साइज बिल नहीं मिल रहा। एक्साइज लगा हुआ पर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्साइज पे हुआ उस गुड्स पर एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि परचेज बिल पर एक्साइज नहीं लिखा हुआ है। उसने ट्रेडर से परचेज किया, डीलर से परचेज किया भैया। क्लियर? सो दीज वर दी हर्डल्स इन दी प्रीवियस लॉज। इसलिए कई सारे लोग क्या बोलते थे? बिल कम का बनो सब, जब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेरी परचेज का कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मैंने गुड्स परचेज किया 5 लाख रुपए का, मैं सप्लायर को क्या बोलता था? एक काम कर, 4 लाख रुपए कैश मिल रहा मेरे से, बिल 1 लाख का ही बनाओ। 1 लाख का बिल बनाएंगे तो क्या होगा उसमें? 1 लाख का अगर बिल बनाया है 1 लाख का, उसी पे जीएसटी, उसी पे सर एक्साइज लगाया या सर्विस टैक्स लगाया, तो उतना ही पोर्शन मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना यार। 4 लाख का जो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट था उस पर टैक्स बच गया, उतनी कॉस्ट मेरी बच गई। तो इस तरह से लोग कई सारे टैक्स एविजन करते थे, करना ही पड़ता था। क्लियर? बट बट गवर्नमेंट ने सोचा इसका कुछ सॉल्यूशन, एक काम करते हैं, इन सारे टैक्सेस को सब्स्यूम करके एक टैक्स बना देते हैं, और सर वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी इंट्रोड्यूस है। अब साहब मैन्युफैक्चर गुड्स या सर्विस बेचेगा, मैन्युफैक्चर गुड्स बेचेगा तो क्या लगाएगा? जीएसटी। सर्विस सप्लायर सर्विस देगा तो क्या लगेगा? जीएसटी। ट्रेडर करने वाला पर्सन, शोरूम वाला पर्सन अगर गुड्स ट्रेडिंग करेगा क्या लगाएगा? जीएसटी। परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, जीएसटी क्रेडिट जीएसटी के लिए मिल जाएगा। एंड सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये जो हर्डल्स आ रही थी हो जाएगी अगर वन नेशन टैक्स कर दिया, तो सर अल्टीमेटली कॉस्टिंग कम होने वाली है, परचेज कॉस्ट आपकी कम होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी परचेज करोगे, जिससे भी परचेज करोगे, अगर बिजनेस के लिए परचेज किया तो आपको क्रेडिट मिलने वाला है। क्लियर? क्लियर? वहां पे ये इनवॉइसिंग वाला सर टेक्निकल जो दिक्कत आ रही थी वो सब रिमूव हो जाएगी। दिस वाज द ड्रीम बिहाइंड जीएसटी। बट अभी अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि सर हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डुअल मॉडल बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट बेस्ड हमारा सिस्टम है सर, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। अगर टैक्सेस मर्ज करके सिंगल टैक्स बना दिया तो रेवेन्यू किसका? विल दैट रेवेन्यू बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट?
क्योंकि पैसा दोनों को चाहिए, रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूं ओए सर, टू रन देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, टू डू देयर ओन ऑपरेशंस, जो उनको काम अलॉट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो सब काम करने के लिए ऐसा चाहिए ना भाई। क्लियर? तो जो जीएसटी का कलेक्शन होगा किसका रेवेन्यू होगा, इसलिए अब सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया, मिल बांट के खाए मतलब सर जीएसटी डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 50% रेवेन्यू मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% रेवेन्यू मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। मान लो 18% इज द रेट ऑफ जीएसटी, 18% इज द रेट ऑफ जीएसटी, then 9% will be GST, 9% will be SGST. This is how it was divided. For example, I am in Maharashtra, Mumbai, वहां से मैं गुड्स पुणे बेचता हूं महाराष्ट्र में, तो ऐसे केस में मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब आप तो कहेंगे सर सिस्टम तो वही हो गया एक्साइज और वेट वाला, अरे हाँ हो गया, पर हर सप्लायर के सेल पर सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, भले मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस सप्लायर हो या ट्रेडिंग करने वाला पर्सन हो। अब परचेज पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों पे किया है, सेल पे सी और एस दोनों लगने वाला है, तो क्रेडिट तो मिलेगा ना यार, तो वहां क्रेडिट चेन नहीं टूट, क्लियर, इक्वल टैक्सेस हो गए। प्लस प्लस सारी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब ने एग्री किया कि सर टैक्सेशन विल बी एब्सोल्युटली, और पता है आपको जो सीजीएसटी एक्ट है एब्सोल्युटली सेम एज जीएसटी एक्ट है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि इन सब ने मिलकर बनाया है। गवर्नमेंट ने क्या किया सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 279 ए ने पावर दिया जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने का। एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, वो जीएसटी काउंसिल क्या है बेटा, काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी है और सारे स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स भी है। अब ये सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, मिलकर एक्ट बनाएंगे, मिलकर अमेंडमेंट करेंगे। जब मिलकर अमेंडमेंट करेंगे, मिलकर एक्ट बनाएंगे, तो वो सेम एक्ट होगा और सब एग्री होंगे तो वो एक्ट बनेगा। एंड जीएसटी काउंसिल के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक्ट बनाया, सबने एग्री किया एंड सबने सिंगल एक्ट बनाया। नो डाउट, नो डाउट सर, हर एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया क्योंकि उनका पावर था भैया, और सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू, क्लियर, पर सारे प्रोविजन आर एब्सोल्युटली सेम, क्लियर। इनफैक्ट रेट ऑफ टैक्स अगर 9% है किसी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी स्टेट में, तो वही 9% सारी स्टेट गवर्नमेंट में होंगी, प्लस वही 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेट ऑफ टैक्स होगा, क्लियर। इसलिए आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से परचेज करिए कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस, रेट ऑफ टैक्स विल बी एब्सोल्युटली सेम एंड देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू टैक्सेशन, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स इज एब्सोल्युटली सेम इन ऑल द स्टेट्स। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, क्लियर। पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ वेट हुआ करता था, तो सेल प्राइस सारे स्टेट में, जरूरी नहीं कि सेम ही रहे हर गुड्स की, अलग अलग प्राइसेस होती थी अलग अलग स्टेट में, क्योंकि रेट ऑफ वेट अलग अलग हुआ था। अब सर एक और बात आती है बच्चा, सर मैं महाराष्ट्र में हूं और आप गुजरात में हैं। इफ आई हैव सोल्ड सम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, देन हु विल गेट द रेवेन्यू? So there will be dispute कि whether central government will get the revenue, whether Maharashtra government is going to get the revenue or Gujarat government is going to get the revenue. तो वहां डिस्प्यूट होता, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक नया टैक्स लगा दिया, नाम क्या है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, which will be sum total of the rate of tax of IGST will be sum total of CGST and SGST. CGST 9% है, SGST 9% है, तो IGST कितना होगा बेटा, 18%, clear। and this IGST fund will be given to the central government, but अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो समझिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जीएसटी, क्लियर। सर अब बात चल रही है सर
ऑपरेशनल पार्ट चालू हो चुका है जीएसटी का, जीएसटी हिंदुस्तान में आ गया है सर। समझिएगा बात को, कैसे ये ऑपरेट होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बच्चों अगर मैंने परचेज पर, समझ ध्यान से, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, शानदार और अल्टीमेट, आपका समझ में आएगा। इस टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, नाम सुना होगा आपने। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब नाउ हाउ दीज वर्ड्स आर नो डिफाइंड, सुनिएगा ध्यान से। मान लो आई एम इन महाराष्ट्र, क्लियर। मैंने क्या किया, कुछ गुड्स परचेज किया। अच्छा, अब गुड्स हो या सर्विसेज, here GST is absolutely same for both the goods and services, okay, no difference, okay, provisions are absolutely same, जहां चेंज होंगे वहां बात करेंगे, okay, फंडामेंटल सेम सर। पॉइंट ये, मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज किया, सपोज ये पेन मैंने परचेज किया, मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र से ही मुंबई, अंधेरी, अंधेरा नहीं ओए, अंधेरी सर। मैंने मुंबई महाराष्ट्र से ये गुड्स परचेज किया, मैं भी मुंबई महाराष्ट्र में हूं साहब। मैंने परचेज किया मान लो 1 लाख रुपए पे, चलो, या फिर और उसको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। मैंने बहुत सारे गुड्स परचेज किए, और जो मैंने गुड्स परचेज किए उस पर 1 लाख, अच्छा, सिंस वो इंट्रा स्टेट सप्लाई था, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा उस पर। तो सर जब मैंने परचेज किया उस पर 1 लाख रुपए सी पे किया और 1 लाख रुपए एसजीएसटी पे। अब सरकार, मैंने 1 लाख रुपए सीजीएसटी, 1 लाख रुपए एसजीएसटी परचेज किया, आप परचेज पे किया। नाउ उन गुड्स को मैं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सेल कर, क्लियर, ओके सर। अब मैंने अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेचा है तो अगेन मेरी सेल पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सपोज 3 लाख वाज द टैक्स, 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी। अब मैं क्या करूंगा साहब, बायर से 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी ले लूंगा। एसजीएसटी कौन सा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी। अब सर, अब मुझे ये टैक्स किसको पे करना है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। अब सर मैंने परचेज पे सीजीएसटी 1 लाख पे किया हुआ है, एसजीएसटी 1 लाख पे किया हुआ है, क्या करूंगा साहब, 1 लाख का क्रेडिट यूज करूंगा सीजीएसटी का, सीजीएसटी और रिमेनिंग 50,000 में सीजीएसटी और पे कर दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्लियर। 1 लाख रुपए मैंने परचेज पे एसजीएसटी पे किया हुआ, उसका मैं क्रेडिट यूज करूंगा, रिमेनिंग 50,000 में एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को और पे कर दूंगा महाराष्ट्र सरकार, क्लियर। तो अब फंड्स कहां है बेटा, 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट के पास है, महाराष्ट्र स्टेट, ओके। अब वो गुड्स मान लो आपने मेरे से परचेज किया था महाराष्ट्र के अंदर, अब आपने क्या किया, इन गुड्स को वहां से गुजरात बेच दिया, मान लो मिस्टर जी, क्लियर। सर गुजरात के मिस्टर जी को आपने गुड्स महाराष्ट्र से बेच दिया। अब सिंस ये महाराष्ट्र से गुजरात गुड्स जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स, कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। इसमें क्या लगेगा बच्चों, आईजीएसटी। सपोज आईजीएसटी इज 4 लाख रुपए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल हर लेक्चर में जीएसटी फर्स्ट लेक्चर में ये बात समझाता हूँ। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ सीए फाइनल, चैप्टर 1 में दिया है बुक में मैंने। ओके, मेरा पॉइंट आपसे ये है सर, सेल पे जीएसटी कितना है, 4 लाख रुपया आईजीएसटी। अब परचेज पर मिस्टर एम ऑफ महाराष्ट्र ने ये गुड्स मेरे से परचेज किया था और गुजरात के जी को बेच दिया, उस पर 4 लाख का आईजीएसटी लायबिलिटी है। परचेज पे उसने पे किया था 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी। अब मेरा पॉइंट आपसे ये, सेल पे लायबिलिटी कितनी की, 4 लाख की, वो भी आईजीएसटी की। परचेज पे टैक्स पे किया पर कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी 1.5 लाख, एसजीएसटी 1.5 लाख। अब साहब इसका क्रेडिट यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, क्या एसजीएसटी और सी क्रेडिट आईजीएसटी में काम आएगा, जी हाँ बिल्कुल काम आएगा। अगर ये क्रेडिट काम नहीं आ पाता तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की बैंड बच चुकी होती, क्रेडिट सर फ्लो खत्म हो चुका था। यस, क्रेडिट मिलेगा। एंड आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट तो मिलता ही मिलता है, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट भी आप यूज कर सकते हैं। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने परचेज पे 1.5 लाख सीजीएसटी पे किया था, 1.5 लाख एसजीएसटी पे किया था, क्या करेंगे, इन दोनों क्रेडिट को यूज करेंगे टू पे द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी ऑफ 4 लाख। अब 4 लाख का लायबिलिटी सेल का
1.5 लाख CGST क्रेडिट यूज करोगे, 1.5 लाख SGST क्रेडिट यूज करोगे, बैलेंस 1 लाख आप कैश में पे करोगे, मतलब ऑनलाइन पे, अल्टीमेटली पे हो गया यार कितना 4 लाख। अब सुनिएगा ध्यान से कैसे रेवेन्यूज फ्लो होती है बच्चों। अभी 4 लाख का टैक्स पे करने के लिए आपने 1 लाख तो पे कर दिया, 1.5 लाख CGST से यूज किया ना आपने, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख CGST अकाउंट से निकाल के IGST अकाउंट में फंड डालेगी, एंड 1.5 लाख जो आपने स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का SGST क्रेडिट आपने यूज किया, वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ओ भाई साहब 1.5 लाख का महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ITC यूज हुआ है, IGST को पे करने के लिए वो फंड्स दीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से, 1.5 लाख निकल के IGST अकाउंट में चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ 4 लाख फंड्स कहां पड़ा है, IGST अकाउंट में पड़ा है, CGST के पास कितना है, 0, SGST के पास कितना है, 0, गुड्स का है गुजरात, गुजरात के मिस्टर जी ने ये गुड्स गुजरात के मिस्टर आर को बेच दिया, सॉरी राजस्थान के मिस्टर आर को बेच, गुजरात के मिस्टर जी ने ये गुड्स राजस्थान के आर को बेच दिया, कितने में, जो भी सेल प्राइस है 5 लाख, 5 लाख वाज दी IGST लायबिलिटी, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई था अगेन, तो क्या होगा साहब 5 लाख का IGST लायबिलिटी, 4 लाख का IGST का ITC, यस 4 लाख का ITC यूज करेंगे, बैलेंस 1 लाख और पे कर देंगे। अब IGST फंड में कितना पैसा बेटा, 5 लाख रुपया, सर गुड्स का है राजस्थान में, अब राजस्थान के मिस्टर आर ने राजस्थान के मिस्टर जे को गुड्स बेच दिया, अरे राजस्थान से राजस्थान में ही कंज्यूम हुआ है गुड्स, राजस्थान से राजस्थान में सेल हुआ है गुड्स, क्या लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा CGST और राजस्थान SGST, जी हाँ मान लो सर 6 लाख वाज द टैक्स, 3 लाख CGST, 3 लाख राजस्थान SGST, ओके अब सेल पे लगा है 3 लाख CGST एंड 3 लाख राजस्थान SGST, परचेज पे क्या पे किया 5 लाख रुपए IGST, अब क्या होगा, अब तेरा क्या होगा जी, आप मुझे बताइए सर आपका दिल क्या कहता है, ये इंटरस्टेट परचेज पे जो आपने IGST पे किया इसका क्रेडिट CGST और SGST अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन खत्म हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो सपना जो था वो सपना ही रह जाएगा, इसलिए IGST का क्रेडिट अलाउ किया CGST और SGST के परचेज पे, आपने 5 लाख रुपए IGST पे किया, उसका क्रेडिट आपके पास है, सेल पर 3 लाख रुपए CGST है, 3 लाख रुपए SGST है, आप चाहे तो पूरा 3 लाख CGST में यूज कर लीजिए और रिमेनिंग 2 लाख SGST में यूज कर लीजिए और रिमेनिंग 1 लाख आप SGST और पे कर दो, या आप चाहे तो 3 लाख रुपए SGST के लिए यूज कर लो, मतलब IGST का क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर CGST और SGST इन एनी प्रोपोर्शन एनी ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, क्योंकि अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ओके। अब आपने क्या किया, 3 लाख रुपए SGST के लिए यूज कर लिया, 2 लाख रुपए CGST की लायबिलिटी के लिए यूज कर लिया और 1 लाख रुपए और पे कर दिया, अल्टीमेटली 5 लाख का ITC आपने यूज कर लिया, या आपने क्या किया 2.5 लाख CGST के लिए यूज किया, 2.5 लाख SGST लायबिलिटी के लिए यूज किया, IGST का ITC एंड रिमेनिंग 50,000 आपने टैक्स पे कर दिया रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्या होगा साहब, रेवेन्यू फ्लो कैसे होगा वो समझिएगा ध्यान से, जितना भी ITC आपने IGST का यूज किया CGST और SGST के लिए, उतना उतना फंड IGST अकाउंट से निकाल के रेस्पेक्टिव CGST और SGST फंड्स में ट्रांसफर करेंगे सर, क्लियर, क्योंकि उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा वो, क्लियर। तो सर मान लो 2.5 लाख और 2.5 लाख CGST और SGST लायबिलिटी को पे करने के लिए आपने IGST का ITC यूज किया, तो साहब 2.5 लाख IGST अकाउंट से निकाल के कहां डालेंगे, CGST अकाउंट में, और 2.5 लाख IGST अकाउंट से निकाल के कहां डालेंगे, राजस्थान SGST अकाउंट में, और 50,000 आपने CGST और SGST रेस्पेक्टिवली पे किया था, तो अल्टीमेटली अब रेवेन्यू कहां है बेटा मुझे बताइए, किस अकाउंट में रेवेन्यू है, सर IGST अकाउंट में 0, 3 लाख रुपए रेवेन्यू इज द CGST अकाउंट एंड 3 लाख रेवेन्यू किस अकाउंट में है, SGST अकाउंट में है। नाउ मिस्टर जे ऑफ राजस्थान जिसने गुड्स परचेज किया था मिस्टर आर ऑफ राजस्थान से, वो मान लो एंड कंज्यूमर है, उसने गुड्स कंज्यूम कर ली, अब पिक्चर खत्म, कहानी खत्म। अब पॉइंट मेरा आपसे ये कि आप मुझे बताइए अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको,
6 लाख टैक्स अल्टीमेटली मिला उस पर्टिकुलर सप्लाई पर एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक। 6 लाख में से 50% सीजीएसटी रेवेन्यू था, वो किसको मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर रिमेनिंग 50% किसको मिला है? द रिमेनिंग 50% ऑफ द क्रेडिट ऑफ द फंड्स हैज बीन बाय राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट। आप मुझे बताइए उसके बाद वो फंड कहीं काम आया? नहीं। तो वो रेवेन्यू रह जाएगी किसके पास? राजस्थान गवर्नमेंट के पास। तो सर 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था, ओके, पर रिमेनिंग 50% कौन सी गवर्नमेंट को गुड्स मिला है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। वहां पे गुड्स कंज्यूम हुआ है, उसके आगे गुड्स गया ही नहीं। वही अल्टीमेटली डेस्टिनी था, वही अल्टीमेटली डेस्टिनेशन था उस गुड्स। अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको? राजस्थान गवर्नमेंट को। गुड्स का डेस्टिनेशन क्या था? राजस्थान। गुड्स कंज्यूम का हुआ राजस्थान, इसलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। गुड्स बनाया है किसने? महाराष्ट्र ने। सर गुड्स गया कहां से? महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात होते हुए राजस्थान। सर मेहनत करी महाराष्ट्र ने, गुड्स बनाया महाराष्ट्र ने। सर सेल करते हुए गुजरात पहुंचा, गुजरात पहुंचते हुए अल्टीमेटली राजस्थान पहुंचा। सर रेवेन्यू किस? न महाराष्ट्र को न गुजरात को, रेवेन्यू मिल गया राजस्थान, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ है राजस्थान में हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर? अब जैसे ही ये फंडामेंटल इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सर स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया। पहले जब जीएसटी नहीं था, इन द प्री जीएसटी रिजिम, इंटरस्टेट सेल पे लगता था क्या? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और परचेजर को, बायर को सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। तो सर अगर इंटरस्टेट में सेल कर रहा हूं तो सर ऐसे केस में बायर को कोई सीएसटी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। मतलब वेट की जो रेवेन्यू हुआ करती थी इंट्रास्टेट सेल पर, वो उसी स्टेट में रहने वाली थी जिस स्टेट ने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स। तो इन द प्री जीएसटी रिजिम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट वर गेटिंग गुड रेवेन्यूज, पर जैसे ही जीएसटी आएगा किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, और सर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो जाएगा। तो सर आप मुझे बताओ, सर जब जीएसटी नहीं था तब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट जो थे, जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज्यादा थी उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था, और जिन राज्यों में कंज्यूमर स्टेट ज्यादा था, जिसमें कंज्यूमर बेस ज्यादा था, मैन्युफैक्चरिंग कम था, उसको रेवेन्यू कम मिलता था। पर बोला ना मैंने, कभी घमंड नहीं करने, क्योंकि किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, और जैसे ही जीएसटी आएगा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो जाएगा, तो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट जो होंगे जहां पे कंज्यूमर का बेस ज्यादा है उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट मानेगी बेटा जीएसटी के लिए? नहीं। उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो एक और फंडामेंटल लॉन्च किया और बोला अरे तुम चिंता मत करो, और बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कि तुम टेंशन मत लो। अगर जीएसटी के इंट्रोडक्शन से तुम्हारी रेवेन्यू में, तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी जो वेट में हुआ करती थी, उसमें अगर लॉस होता है तो सर टेंशन मत करो, सर उस लॉस को भी सेट कर देंगे। और कहां से करेंगे? तो सरकार गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बना डाला, जीएसटी ब्रैकेट में लिखा कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, और कुछ गुड्स को उसमें लिस्ट कर दिया, और उन गुड्स पर जो उसके शेड्यूल में नोटिफाइड है, शेड्यूल में लिखी हुई है एक्ट में, उन गुड्स पर जीएसटी के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, उसको बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। और उस जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो भी रेवेन्यू आएगी, उस रेवेन्यू को उन स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाएगा जिनको जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद रेवेन्यू में लॉस हुआ है। नया एक्ट बना दिया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। सर आप खाते हो ना ये टोबैको पान मसाला गुटखा, सर मोटर व्हीकल्स जो परचेज करते हैं, इस तरह की गुड्स उसमें लिस्ट कर दिए और स्पेसिफाई करके बोल दिया इन गुड्स पे मोर देन जीएसटी सर अलग से टैक्स और लगेगा
साहब उस जीएसटी तो लगेगा, उसके अलावा एक और टैक्स लगा दिया जीएसटी कंपनसेशन सेस, अलग से एक्ट बना दिया जीएसटी कंपनसेशन टैक्स एक्ट 2017 और उसके थ्रू एक्ट को एंड साहब वहां पर बोल दिया कि साहब 2016 ईयर की जब रेवेन्यू हुई होगी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की, वेट के थ्रू जितनी भी रेवेन्यू हर स्टेट गवर्नमेंट की हुई उसको बेस ईयर ले लिया एंड उस बेस ईयर से क्या करेंगे, हर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद एसजीएसटी का रेवेन्यू कितना हुआ साल भर का वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर जीएसटी में रेवेन्यू कम हुई होगी तो उतना अमाउंट कंपनसेट कर देंगे, पर स्टेट गवर्नमेंट बोला भाई साहब थोड़ा इंक्रीजिंग फैक्टर भी तो डालिए, हर साल सैलरी बढ़ती है, हमारी रेवेन्यू भी तो बढ़नी चाहिए, तो 14% का एक इंक्रीमेंटल फैक्टर डाल दिया कि 2015-16 की तो वेट की हर स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू हुई होगी उसको बेस ईयर ले लेंगे हम, और एवरी ईयर 14% का हम हाइक देंगे उस रेवेन्यू में, 14% हर साल इंक्रीजिंग फैक्टर, और उतनी रेवेन्यू को हम कंपेयर करेंगे किससे, जो आपकी हर साल की एसजीएसटी की रेवेन्यू होगी वहां से। अगर आपका एसजीएसटी रेवेन्यू ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ हम लेंगे नहीं आपसे, पर अगर आपका एसजीएसटी का रेवेन्यू कम हुआ तो जितना कम हुआ उतना फंड हम आपको ट्रांसफर करेंगे थ्रू जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर, वहां से ये नया एक्ट और इंट्रोड्यूस हो गया एंड दिस इज हाउ जीएसटी फ्रेम्ड एंड इंप्लीमेंट कर दिया गया। सर हिंदुस्तान में पूरा जीएसटी 1 जुलाई 2017 से, शायद आपको बातें पूरी आ गई बच्चों, क्लियर। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूं क्या कितने अल्टीमेटली एक्ट बन गए हिंदुस्तान के अंदर। देखिए बच्चों, एक एक्ट तो बना सीजीएसटी, एक एक्ट तो बना सीजीएसटी जो पूरे हिंदुस्तान में है बेटा। अब एसजीएसटी सुनिए ध्यान से, सर हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स है पता है आपको, सर 28, तो 28 तो एसजीएसटी एक्ट है ही है सर, मैं ऐसा लिखता हूँ सीजीएसटी एक है सर, एसजीएसटी 28 स्टेट्स तो 28 एसजीएसटी एक्ट होंगे बेटा, हर स्टेट के अलग अलग एक्ट होंगे क्योंकि हर स्टेट अपना अपना एक्ट पास करेगा, नो डाउट एक्ट सेम है, पर इट शुड बी पास्ड बाय रेस्पेक्टिव अथॉरिटी ना यार, रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा ओके। पर यूनियन टेरिटरीज के लिए एक एक्ट है यूटीजीएसटी एक्ट, पर 3 यूनियन टेरिटरीज बेटा, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ये तीनों यूनियन टेरिटरीज है, पर इन तीनों का रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इन सब का रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट भी है हियर, इसलिए इनको स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन डाला हुआ है जीएसटी, वहां पे भी रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट है, तो 3 एसजीएसटी एक्ट और ऐड हो गए, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये सब मैंने बुक में दे रखा बेटा, क्लियर। रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज के लिए एक यूटीजीएसटी क्लियर, और हर यूनियन टेरिटरी अपने आप में सेपरेट यूनियन टेरिटरी मानी जाएगी ओके क्लियर। फिर इंटर स्टेट सेल किया तो क्या लगेगा बेटा आईजीएसटी, तो आईजीएसटी एक्ट अलग से बनाया बेटा क्लियर, और फिर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, शॉर्ट वर्ड लिखा मैंने बेटा 2017, ये एक और एक्ट बन गया टू गिव कंपनसेशन टू लूजिंग स्टेट, तो लॉस हो रहा है जीएसटी क्लियर। इतने सारे एक्ट है, अब देखो ध्यान से कितने टोटल एक्ट कितने, सर टोटल है कितना 35, दिस इज हाउ टोटल 35 एक्ट्स वर फ्रेम्ड टू द जीएसटी। बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस फार एज या मैं आपको बताता हूं सिंपल सा सिस्टम, अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया इट मींस आपने ये 31 एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ लिया ओपी पे, केवल जो ट्रांजिशनल फेज था जब पुराने लॉ से नए लॉ में आ रहे थे तब, और जब प्रोविजंस उस टाइम पे जो टेम्पररी एप्लीकेबल थे कुछ प्रोविजन में हल्का फुल्का चेंज है, बाकी एब्सोल्युटली सेम क्लियर, तभी तो वन नेशन वन टैक्स बनेगा बेटा। फिर यूटीजीएसटी एक छोटा सा एक्ट है, इसमें यूनियन टेरिटरी का एक टैक्स लगा दिया, अथॉरिटी दे दी, प्लस इसमें दिया सारे प्रोविजन जीएसटी एक्ट के यहाँ पे भी एप्लीकेबल, तो सर कोई मेजर एक्ट नहीं। आईजीएसटी एक्ट
इसने डिफाइन किया इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो हम बात करेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचा है और इंटरस्टेट सेल पर आईजीएसटी लेवी करने का पावर दिया और फिर लिख दिया एक सेक्शन में कि सारे प्रोविजंस जो जीएसटी एक्ट के हैं वो ही यहाँ पे भी अप्लाई हो। क्लियर? तो कोई मेजर बात नहीं है। देन जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट, अब इसने अगेन सर जो मैंने आपको बताया ना 14% का इंक्रीमेंटल फैक्टर होगा, ऐसे टैक्स लगेगा, इन गुड्स लगेगा, वो मैंने लगभग पूरा ही एक्ट बोल दिया आपके लिए और इसमें भी एक प्रोविजन में लिख दिया सारे प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट के यहाँ भी अप्लाई हो। तो सारे ऑपरेशनल प्रोविजन तो सीजीएसटी एक्ट के सब एक्ट में अप्लाई। क्लियर? तो सर अगर आपने सीजीएसटी तो लगभग आपको आ गए ये आपके सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट है केवल और आईजीएसटी, so that आप इंटरसेट सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रासेट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई सब समझ पाए, यही आपके सिलेबस। क्लियर? तो सरकार पर अगर आपने ये दोनों कवर कर लिया मतलब लगभग सब कुछ कवर आए ना बच्चों। तो सर ये है हमारा पोर्शन जो हमें कवर करना है, जो हम कवर कर लेंगे बहुत अच्छा। क्लियर सरकार? आई होप बातें आपको समझ में आ रही। तो शुरू करते हैं किससे, सीजीएसटी। तो सर सीजीएसटी एक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब एक्ट बनता है तो हमेशा सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी में लिखा है। सर इस एक्ट का नाम होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इट शैल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर हाँ 1 जुलाई 2017 को सर जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ था, पर सिंस डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ध्यान रखिएगा बेटा, आर्टिकल 370 उस टाइम पे एग्जिस्टिंग था जब जी, इसलिए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कॉन्क्रेंस, उनकी परमिशन नहीं मिली थी ये एक्ट अप्लाई करने के लिए। सीजीएसटी एक्ट वाज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पर सिंस डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था मोदी की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ओके आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, पर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अल्टीमेटली अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट को नहीं एक्सेप्ट करती तो उन्हीं को लॉस कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, जो भी गुड्स वहां कंज्यूम होते उनको रेवेन्यू नहीं मिलता, इसलिए अल्टीमेटली महबूबा मान गई। और महबूबा मतलब महबूबा मुफ्ती सर सीएम ऑफ सर जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम मान गई और सर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली बात टू अप्लाई द जीएसटी इन स्टेट आल्सो एंड 8 जुलाई 2017 से दिस इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो थ्रू स्पेशल ऑर्डिनेंस, ये वहां भी एप्लीकेबल। ओके तो अभी तो एप्लीकेबल है ही है। तो सर एंड थर्ड पॉइंट बोलता है कि 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगा और अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट से भी एप्लीकेबल आ सकती है, ऐसा लिखा था सेक्शन नंबर 1, पर 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में अप्लाई हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से, ये था सेक्शन नंबर 1। क्लियर? अब सर जो मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि पता है कोई भी टैक्स चार्ज करने के लिए, कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑफ द लॉ, कानून की अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो टैक्स ले सकते हैं, आपसे कलेक्ट कर सकते हैं, और वो अथॉरिटी ऑफ द लॉ मिलती है चार्जिंग सेक्शन हियर। और जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1। सर सेक्शन नंबर 9 ने डिफाइन किया सब सेक्शन 1 ने कब जीएसटी लेवी होगा, क्योंकि लेवी होगा तो ही लायबिलिटी आएगी। क्लियर? तो शुरू कर रहे हैं हम क्या, सेक्शन नंबर 9 से। सरकार लेवी वाला सेक्शन सबसे पहले बात करेंगे हम। सर सीजीएसटी एक्ट, ओके सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ये बोलता है सीजीएसटी शैल बी लेविड, ध्यान से सुनिएगा, शुरू हो गया एक्ट। सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे बेवड़ो सर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगता है सर, पता है तो मर्ज नहीं किया जीएसटी में, क्योंकि सर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एक्साइज था, पर वो स्टेट एक्साइज था, मतलब एक्साइज वाज आल्सो द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वेट तो रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है ही है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू नहीं था। तो अगर इसको जीएसटी में इंट्रोड्यूस कर लेते तो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू को शेयर करना पड़ता किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 50-50%। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं दारू तो हम अकेले पिएंगे, मोदी जी ने बोल दिया मैं पीता भी नहीं। सर पॉइंट ये कुल मिला के अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन पे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, क्लियर, इसको बाहर रखा किससे, वरना टैक्सेस रेस्ट्रिक्ट होते थे और रेवेन्यू शेयर भी करना स्टेट गवर्नमेंट।
ओके सर, पॉइंट आता है क्या? और पता है मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40% ओनली। और दारू पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, आपको पता ही होगा। खैर सर पॉइंट ये है, इसलिए मर्ज नहीं किया, रेवेन्यू लॉस है स्टेट गवर्नमेंट की, इसलिए मर्ज नहीं किया जीएसटी। ओके, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ये बोलता है सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट which will be notified by the government on the recommendation of the GST council। देखिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा रेट, वही इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, अपनी मर्जी से रेट ऑफ टैक्स नहीं चार्ज कर सकती, नहीं चेंज कर सकती। क्यों? क्योंकि वन नेशन वन टैक्स लगा। जीएसटी काउंसिल में सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेंगे। ओके सर, at the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST council, but that rate of tax cannot be more than 20%। सर क्योंकि हम CGST पढ़ रहे हैं, तो CGST can be maximum 20%, SGST can be maximum 20%, total comes to 40%। okay, the rate of tax cannot be more than 20% of what value the tax will be charged on value of supply which is defined by section number 15। हम बात करेंगे transaction bill price, clear, and it shall be payable by a taxable person। very important word, it shall be payable by a taxable person। सर पहले पूरा रिपीट करता हूं, फिर इस वर्ड को वापस समझाऊंगा मैं। तो टैक्स विल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ओके सर, ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 जो पूरा मैंने बोला, वापस से बोल रहा हूं बच्चों। सीजीएसटी शैल बी लेविड, लेवी होगा, चार्ज होगा, इंपोज होगा ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट व्हिच विल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of what value of supply of such goods or service or both which is defined by section 15, and it shall be payable by a taxable person। okay sir, last word को वापस explain करता हूं, it shall be payable by a taxable person। okay, and the name and the word taxable person is defined in the act। सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन दिए, वहां डिफाइन किया वर्ड टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन, दिल थाम के सुनने का शानदार पॉइंट है। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है पर लायबल टू रजिस्टर है वो भी टैक्सेबल पर्सन होगा। ओके, एंड टैक्स will be payable by a taxable person। अब सुनिएगा ध्यान से बात, अगर आप लायबल टू रजिस्टर हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया हम तो टैक्स लेंगे आपसे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कस्टमर से टैक्स नहीं लिया, वी डोंट केयर, यू आर लायबल टू रजिस्टर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इट डजंट मीन कि आप पे लायबिलिटी नहीं आएगी, यू आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म टैक्सेबल पर्सन, हम तो आपसे टैक्स लेंगे। ओके साहब, ये तो बात हो गई। एक और बात समझिएगा, taxable person means a person who is registered in GST or is liable to be registered in। फर्स्ट टर्म क्या थी, a person who is registered in GST। भाइयों अगर आप मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, ओके, पर आप लायबल टू रजिस्टर थे और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्स, अगर आप लायबल टू रजिस्टर नहीं थे, you are not liable to get yourself registered in GST as per the provisions of GST। आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया। अगर आपने जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया इट मींस नाउ यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, एंड वंस यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब सर अगर आपने जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया it means now you became a taxable person, and once you became a taxable person GST will be levied on supply। मतलब आपने सुना होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते ही जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। कारण ये है आपका टर्नओवर, जैसे एक बेसिक लिमिट दी हुई, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए की, कुछ केस में 40 लाख भी है, वो छोड़ो अभी। आप 20 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो टर्नओवर क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। पर अगर मान लो 20 लाख टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ पर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। आपने अगर
वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उस दिन आप क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन आप रजिस्टर्ड पर्सन हो गए। एंड वंस यू बिकम रजिस्टर्ड पर्सन, नाउ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन गेट्स अट्रैक्टेड फॉर योर सप्लाई। और जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया, नेक्स्ट सप्लाई से क्या लग जाएगा साहब, जीएसटी लेवी हो जाएगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और यहां से लिंक हुआ था सर ये पॉइंट, सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराने पर लायबिलिटी आती जीएसटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2। बच्चों 5 गुड्स, 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं बेटा, देन एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट में काम आता है, और नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे भी जीएसटी लेवी नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट को यहाँ पे सबसेक्शन पावर दिया कि सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज गुड्स। हियर अभी इस पे लेवी नहीं हुआ है। हियर गवर्नमेंट विल नोटिफाई द डेट जब से जीएसटी पे अप्लाई होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी, बट अब तक ये नहीं हुआ। तो एट प्रेजेंट 6 गुड्स आर देयर। कौन कौन सी? एक तो दारू, कौन सी, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड सेकंड पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, सर कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये 6 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी अब तक लेवी नहीं हुआ है, इसलिए इन 6 गुड्स को बोलते हैं नॉन टैक्सेबल। क्लियर, एग्जम सप्लाई नहीं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नो डाउट एग्जम सप्लाई के स्कोप में भी आता है, पर हाँ अभी बात करेंगे बाद में। दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे लेवी ही नहीं होता है टैक्स। यही 6 गुड्स है जिन पे लेवी नहीं होता है, बाकी सारी गुड्स सारी सर्विसेज पे लेवी जरूर होता है। क्लियर, समझे? ओके सरकार, ये था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सेक्शन। गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, दे में नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और अगर उन्होंने गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाई कर दिए, तो उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज और बोथ के केस में रेसिपिएंट, जो रिवर्स रेसिपिएंट जो होता है उन गुड्स और सर्विसेज और बोथ का, वो रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट उस रेसिपिएंट पे लगेंगे एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे द जीएसटी, एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। क्लियर? एंड सर एट प्रेजेंट कुछ गुड्स भी नोटिफाइड है, कुछ सर्विसेज भी नोटिफाइड है, जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होगा। देखो बेटा, नॉर्मली सप्लायर लायबल होता है जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स है। सप्लायर कस्टमर से टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, रेसिपिएंट से टैक्स सप्लायर लेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट टैक्स ले रही है एंड कंज्यूमर से, पर डायरेक्टली नहीं ले रही है, थ्रू सम इंटरमीडियरी, थ्रू सप्लायर्स ले रही है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पर कुछ केसेस में सिस्टम को रिवर्स किया, जहां पे रेसिपिएंट को बोल दिया भैया तुम डायरेक्टली टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, और सिंस सिस्टम यहाँ पे रिवर्स हो गया इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हियर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द रेसिपिएंट, नॉट फ्रॉम द सप्लायर। क्लियर? जब सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड जब रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड यस, देयर आर सम गुड्स, देयर आर सम सर्विसेज जो नोटिफाई करी हुई है गवर्नमेंट ने, जिनमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। और वो लिस्ट हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, तब बात करेंगे। पर हाँ आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं मैं, गुड्स की लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं, सर्विसेज की लिस्ट हमारे सिलेबस में आएगी, हम पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, गुड्स की लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज ही नहीं है, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज है, पर हमको याद नहीं करना, हमको पढ़ना नहीं। क्लियर? ओके, अब कौन कौन सी सर्विसेज में रिवर्स चार्ज है वो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के केस में। एक एग्जांपल के लिए बात करता हूं आपसे। मान लो आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर। आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में है क्या? सर्विस सप्लायर कहाँ का है? आउट ऑफ इंडिया। रेसिपिएंट कहाँ का है? इंडिया का। अब आप मुझे बताओ, सप्लाई ऑफ सर्विस पे टैक्स लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कस्टम एक अप्लाई होता है, कस्टम में बात करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करूं मैं, वो सप्लाई के स्कोप में आती है, उस पे आईजीएसटी लेवी होता है, पर सर कौन पे करे? वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन, मान लो उसका नाम है डॉन, डॉन। रेसिपिएंट का नाम है कौन? आप मुझे बताओ,
क्या हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि उस आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से टैक्स ले ले? क्या वो इंडिया में आके टैक्स पे करेगा? क्या इंडिया में आके वो रजिस्ट्रेशन कराएगा? क्या इंडियन लॉज उस पर अप्लाई हो पाएंगे? क्या हिंदुस्तान गवर्नमेंट आउट ऑफ इंडिया जाके उसको पकड़ पाएगी, उसे टैक्स रिकवर कर पाएगी? इंडिया वालों से ना हो पा रहा बेटा, वहां से बहुत मुश्किल है। और आपको पता है डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन बेटा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि इंपोर्ट और सर्विस के केस में सिंस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया होता है, रेसिपिएंट इंडिया में होता है, रेसिपिएंट जो इंडिया का पर्सन है उस पर इंडियन लॉ अप्लाई कर सकते, उस पर नहीं कर सकते भैया। दैट्स व्हाई यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया एंड यहाँ पे बोल दिया रेसिपिएंट तुम टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को डायरेक्ट। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स है। सेकंड एग्जांपल, रिकवरी एजेंट्स ऑफ द बैंक, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं, अरे वसूली भाई, कोई अगर लोन लिया और अगर पेमेंट नहीं कर रहा बैंक को, बैंक ने रिकवरी एजेंट अपॉइंट कर दिया। रिकवरी एजेंट जब रिकवरी करता है एक परसेंटेज कमीशन लेता है बैंक से, तो रिकवरी एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। अब आप मुझे बताओ, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। अब आप मुझे बताओ क्या जीएसटी ऑफिसर ऑफिशियल्स के लिए पॉसिबल है रिकवरी एजेंट जो वसूली भाई है, गुंडे से टैक्स ले ले? वो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं और ऑफिसर उनसे रिकवरी करेगा। 2 ऑफिसर गए रिकवरी करने, वापस आया ही नहीं। इसलिए सर वहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और बोल दिया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, उनको जो आप फीस दे रहे हो, जो कमीशन दे रहे हो, उस पर जो टैक्स बनता है वो तुमसे हम लेंगे, हम उनसे ना ले पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। क्लियर? और वहां रेसिपिएंट जो बैंक है, जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है रिकवरी एजेंट की, वो लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्ट। तो देयर आर सम लॉजिक्स। इंश्योरेंस एजेंट, अनदर एग्जांपल, इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको कमीशन मिलता है। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंश्योरेंस एजेंट वाला, उससे प्रैक्टिकली एंड कंज्यूमर से वो उन पीपल से टैक्स लेना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी तुम बड़े आदमी बेटा, बड़े लोग हो साहब, हम तुमसे टैक्स डायरेक्टली लेंगे, हम हर उस एजेंट के पास नहीं जाएंगे टैक्स लेने, पॉसिबल नहीं है हमारे। तो इस तरह की इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टडी करके जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जहां गवर्नमेंट को लगा सिस्टम टफ हो जाएगा हमारे लिए रिकवरी करने का टैक्स का, वहां पे कुछ जगह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा के रेसिपिएंट को लायबल कर दिया टैक्स पे कर। क्लियर? और ये सर्विस टैक्स के जमाने से चला आ रहा है बेटा, विद सम अमेंडमेंट्स, नो डाउट। क्लियर? कोई नया सिस्टम नहीं। तो इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया विद दिस लॉजिक्स, जहां पे रिवर्स चार्ज लगाया। क्लियर? ऐसा मजा नहीं आ रहा था यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगा दो, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? डन। सो वो लिस्ट कौन सी है? मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको बेटा, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के नोटिफिकेशन 13 ऑफ 2016 ऑफ जीएसटी रेट्स। ओके माहौल सर, आइए बात करता हूं सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 की। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 अगेन एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन है, पर सुनिएगा ध्यान से। अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कुछ गुड्स और सर्विसेज और बोथ गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा थ्रू नोटिफिकेशन। क्लियर? जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, उनके रिकमेंडेशन के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कुछ गुड्स और सर्विसेज और बोथ को। वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, वो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने, किससे? किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। वापस से बोलता हूं मैं सर, इफ एनी रजिस्टर्ड इफ एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन परचेजेज स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड कैटेगरी, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड, वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड all the provisions of this act will apply on that recipient as if he is the person liable to pay the tax to the government. Here और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, ये भी चैप्टर 7 में पढ़ेंगे हम। पर हाँ, बिल्डर जो प्रमोटर होता है, बिल्डर जिसको लीगल लैंग्वेज में प्रमोटर बोलते हैं, वो ही नोटिफाइड है केवल, और उसने सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स ये परचेज किए, कुछ उसमें स्पेसिफाइड लिमिट दे रखी है, वो अगर परचेज करा है किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में
बिल्डर जो होगा, प्रमोटर जो होगा, वो लायबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अंडर सेक्शन नंबर 9 सब। जब जीएसटी नया नया था तब यहाँ पे सारी गुड्स, सारी सर्विस और सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्रोविजन एप्लीकेशन था, पर बड़ा टफ एप्लीकेबिलिटी था इसका, प्रैक्टिकली बड़ा इम्पॉसिबल था लोगों के लिए इस तरह से टैक्स पे करना, इसलिए केवल बिल्डर लॉबी को नोटिफाई कर दिया यहाँ पे, और उन्हीं के लिए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 एप्लीकेबल है भी बेटा, वो भी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के केस में, अभी जस्ट हिंट दिया मैंने। आइए चैप्टर नंबर 9 सब सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है ओला, उबर, goibibo.com, सर सुनिए ध्यान से, urbanclap.com वो सब यहां नोटिफाइड। सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे में नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज। देखिए यहाँ पे केवल सर्विसेज है, गुड्स नहीं, मैंने अमेजन नहीं बोला है। क्लियर, मैंने ओला, उबर, सर urbanclap.com ये सब नाम लिए, मैंने अमेजन, फ्लिपकार्ट नाम नहीं लिया, सुनिए ध्यान से। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 ये बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे में नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और वो सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करी है तो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर will be treated as if he is the supplier of such services, and electronic commerce operator को ही हम supplier मान लेंगे, और सारे provisions of the act ECO जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उस पे अप्लाई होंगे, एंड उसी को सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। रिपीट करता हूं, समझाता हूं। सर गवर्नमेंट के पास पावर है, मैं बात कर रहा हूं ओ सर, गवर्नमेंट के पास पावर है कि दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और आपको बताता हूं इट प्रेजेंट ओनली 3 सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड, और ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करी ECO, जैसे urbanclap.com के थ्रू हाउसकीपिंग, ओला उबर के थ्रू आपने रेडियो टैक्सी सप्लाई करी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स थ्रू रेडियो टैक्सी, तो ऐसे केस में सच ECO जो ओला है कंपनी, एग्जांपल लेता हूं, ओला ECO shall be treated as if he is the supplier of such services and सारे provisions of the act उस पे लगेंगे। सर एग्जांपल देता हूं, मान लो आप ओला कंपनी के मालिक, मैं टैक्सी ड्राइवर हूं और XYZ कोई पैसेंजर है। क्लियर, XYZ पैसेंजर ने क्या किया, ओला ऐप के थ्रू टैक्सी बुक करी, मेरी टैक्सी ऐप पे रजिस्टर्ड थी, मैं नियर बाय टैक्सी ड्राइवर था आपके पास। सर मैं पहुंच गया टैक्सी लेके, आपको पिक किया आपकी लोकेशन से, ड्रॉप किया आपकी लोकेशन पे, फेयर था मान लो ₹700। अब 700 रुपए की सर्विसेज, देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी किसने, मैंने, ड्राइवर ने। आई मीन इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूं ओला का, मैंने सर्विसेज दी है किसको, पैसेंजर को। ओला इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों मिल गए और उसके थ्रू सर्विसेज का डील हो गया। क्लियर, अब आप मुझे बताओ, सप्लायर में हूं, रेसिपिएंट वो है, क्या आपको लगता है ये टैक्सी ड्राइवर की शक्ल देख के कि क्या प्रैक्टिकली टैक्स दे पाएगा गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट क्या उससे टैक्स ले पाएगी? अगेन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, सारे केसेस में गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं टैक्स इस सेक्टर से ले पाए। नो डाउट कुछ लोग तो टैक्स पे कर पाएंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस फील्ड में वो टैक्स नहीं पाएंगे गवर्नमेंट। क्लियर, गवर्नमेंट उनसे ले भी नहीं पाएगी। सेकंड, रेसिपिएंट जो एंड कंज्यूमर जो पैसेंजर है उससे टैक्स लेना पॉसिबल नहीं, पर गवर्नमेंट ने देखा ओला तू तो बड़ा आदमी भाई। क्लियर, सर अब न तो आप सप्लायर हो, ओला को बोलिए ना आप सप्लायर हो ना आप रेसिपिएंट हो, डोंट वरी, फिर भी यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और सारे प्रोविजंस आप पे अप्लाई होंगे एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, एंड यस ऐसे केस में दैट ओला विल बी लायबल टू पे। अब ध्यान दीजिए,
ओला को मान लिया एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो आप मुझे बताओ टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। अब सप्लायर पे करेगा तो क्या उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं क्या? क्या उसको आरसीएम बोलते हैं क्या? नहीं। क्लियर सर, इसीलिए सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दिस इज नॉट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना? दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके बच्चों, क्लियर सर, क्योंकि ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, प्लस अगर मान लो ईसीओ आउट ऑफ इंडिया हुआ तो क्या हो, उसके लिए भी प्रोविजन बोलती है ईसीओ आप ही लाए, और हाँ आप ही लाए, और हाँ सुन लो आप ही लाए 3 पॉइंट लिख दिया और बोल दिया अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा, पर अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है वो टैक्स पे करेगा। पर अगर ना उसका फिजिकल प्रेजेंस है ना उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है, they will have to appoint, ECO will have to appoint a person in India who will pay tax on their behalf। मतलब पे तो उसी को करना पड़ेगा, ड्राइवर से हम टैक्स नहीं लेते, है ना? मतलब इन नोटिफाइड सर्विसेज में, ये 3 सर्विसेज केस में यहाँ पे अगर आपने सर्विसेज ECO के थ्रू सप्लाई करी है तो ECO shall be treated as if he is the सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। अब जैसे मैंने आपकी लोकेशन से आपको पिक करके जो आपकी ड्रॉप लोकेशन था वहां ड्रॉप किया, फेयर था ₹700, रेट ऑफ टैक्स मान लो 5%, सर कस्टमर से लेंगे 735। अब मान लो ड्राइवर ने 735 कस्टमर से ले लिया, अब पूरा 735 में दूंगा किसको? ओला को या उबर को, जो भी है। क्लियर? अब वो 700 पे 5% जो टैक्स था, 5% टैक्स, 35 रुपी, ये इसके 35 रुपी के लिए लायबल कौन है बेटा? ओला लायबल है, एंड ओला विल पे टैक्स ऑन एंटायर ₹700 टू द गवर्नमेंट डायरेक्ट। क्लियर? ओला क्या करेगा? 35 पे करेगा गवर्नमेंट को टैक्स। मान लो 600 था ड्राइवर का कन्वीनियंस फी, सॉरी ड्राइवर का फीस, तो 600 रुपए दे देगा ड्राइवर को, और बचा कितना? 100, ये ओला का कन्वीनियंस अपने पास। क्लियर? सो ऑन एंटायर 700 रेट ऑफ टैक्स विल बी 5%। सर्विसेज दी किसने? ओला ने। किसको दी है? कस्टमर को। अब पैसा उसने भले कन्वीनियंस फी का 100 रुपए अलग लिया, 600 रुपए अलग लिया, उससे कोई कंसर्न नहीं है। कस्टमर से अल्टीमेटली कितना लिया? 700 विल बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। इस पर सेक्शन नंबर 8 हम बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई बाद में, और इस पूरे 700 रुपए पे 5% टैक्स, 35 रुपी टैक्स कस्टमर से लेंगे, और ओला विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? डन सर। 3 सर्विसेज नोटिफाइड है, वो 3 सर्विसेज कौन कौन सी नोटिफाइड है अगेन हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सेक्शन नंबर 9.3, 9.4 और 9.5 के लिए अलग से चैप्टर दिया, चैप्टर नंबर 7 तब बात करेंगे। क्लियर सर? तो दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड सेक्शन नंबर 9.5। ओके सर, वैसे 3 सर्विसेज कौन कौन सी? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। क्लियर? सेकंड है होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, इफ सप्लायर मतलब होटल इज नॉट लायबल टू रजिस्टर। थर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर हाउसकीपिंग सर्विस सप्लाई करने वाला लायबल टू रजिस्टर। ये सब बातें डिटेल में करेंगे हम चैप्टर 7 में। ये 3 सर्विसेज नोटिफाइड है, बाकी कोई नहीं हुई है सेक्शन नंबर 9.5। ओके, सो 9.3, 9.4 आर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 9.5 इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे ईसीओ के केस में सर ये 3 सर्विसेज के केस में ईसीओ लायबल होगा। क्लियर? तो हमने ये पढ़ा है क्या? चैप्टर सेक्शन नंबर 9 लेवी वाला सेक्शन हमने कवर किया है। अच्छा बच्चों, जो सेक्शन 9 हमने पढ़ा है एब्सोल्युटली सेम सेक्शंस हर एसजीएसटी एक्ट, जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां स्टेट गवर्नमेंट है, पर एब्सोल्युटली सेम सेक्शन आईजीएसटी में भी है, सेक्शन नंबर 5 लेवी वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 2 3 4 5। बस जहां पे यहां पर सेक्शन नंबर 9 में इंट्रा स्टेट सप्लाई था वहां होगा इंटर स्टेट सप्लाई। यहां मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स था कितना? 20%, वहां होगा कितना? 40%, क्योंकि 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी, आईजीएसटी विल बी 40%। मैं बोल देता हूं एक बार तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा सेक्शन 9 का, और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी भी कवर हो जाएगा। सेक्शन 5(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ये बोलता है आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, interstate supply of goods or services or both except alcohol liquor for human consumption at the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 40% of value of goods or service or both, and value shall be defined by section 15 and it shall be payable by a taxable person. Clear? Okay sir, सेक्शन नंबर 9 सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 2 ये कहता है 5 गुड्स पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट,
कॉमन नॉन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी लेवी होगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, अब तक नोटिफिकेशन हुआ, ये 6 गुड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। क्लियर? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3, government has the power to notify certain goods or services or both on the supply of which recipient shall be liable to pay tax to the government directly under reverse charge mechanism, and recipient will be treated as if he is the person liable to pay GST to the. Then section number 5 subsection 4 says, if section number 5 subsection 4 says government has the power to notify certain goods or services or both, and if notified category of registered person purchases those specified category of goods or services both from unregistered person, then in such case recipient will be liable, recipient who is registered person will be liable to pay GST directly under reverse charge mechanism, and that recipient will be treated as if he is the person liable to pay GST to the government directly. And section number 5 subsection 5 says government has the power to notify certain services, and if those notified services have been supplied through ECO, then ECO shall be treated as if he is the supplier of such services, and all the provisions of the act will apply on ECO. Clear? And ECO will be liable. And yes, ECO will only the person liable to pay tax. Clear? Means if इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैज द फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया तो वो टैक्स पे करेगा, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस टैक्स पे करेगा, वो भी नहीं है, दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया who will pay tax on their behalf. Clear? ये था सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5 ऑफ द IGST एक्ट. मतलब अब एब्सोल्युटली सेम प्रोविजंस, बस CGST और SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगते हैं और IGST इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है. बराबर. इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, GST लेवी कब होता है? सप्लाई. इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, CGST और SGST हो या IGST हो, GST लेवी कब होता है? सप्लाई. तो वो इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच अ टैक्स बिकम्स एप्लीकेबल, अ टैक्स बिकम्स लेवेबल, कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट. तो सर आप ही मुझे बताइए टैक्सेबल इवेंट अंडर GST क्या है बच्चों? सप्लाई. वो इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच a tax becomes applicable, a tax becomes leviable, called taxable event, क्योंकि taxable event. Clear? So that taxable event under GST is supply, and the term supply is very well defined in section number 7 of the GST Act. Here sir सबसे important term GST है supply, क्योंकि if any transaction is within the scope of supply then GST लेवी होगा, पर अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आता है देयर इज नो पॉइंट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, और अगर लेवी नहीं है तो लायबिलिटी नहीं आएगी, लायबिलिटी नहीं आएगी तो सर कलेक्शन की बात नहीं आएगी. क्लियर? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई. क्लियर? जो सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया है. अगला हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन में क्या? सप्लाई. माहौल होगा जबरदस्त, शानदार, दिमाग खराब. क्लियर? ओके. सो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आई. मैंने आपको कोशिश की इस फर्स्ट सेशन में समझाने का कि कैसे जीएसटी था, क्या तकलीफ थी पुराने लॉ में, एंड हाउ जीएसटी बिकेम एप्लीकेबल इन इंडिया, कब से आया, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, क्या तकलीफ थी पुराने लॉ के अंदर, एंड किस तरह से टैक्स एप्लीकेबल हुआ, किस तरह से लाया गया. ओके. सो बच्चों हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 9. क्लियर? उससे में समझ में आया कि सप्लाई पर लेवी होगा. अब सप्लाई क्या होता है हम पढ़ेंगे अगले सेशन. ओके. थैंक यू सो मच दोस्तों. आपसे रिक्वेस्ट ये है आपके एंड पे कंप्लीट, यहां कंप्लीट होना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस. क्लियर? ऑल द बेस्ट. टेक केयर. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच.